जगन्नाथ साबले और निखिल रंगारी। रंगारी, इन दोनों के सवाल है हिजाब के बारे में। ये जो हिजाब की कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें शिक्षा महत्व की है कि हिजाब महत्व का है, और क्या ये बीजेपी का पॉलिटिक्स है, ये सवाल पूछे गए। सीधी सी बात है कि हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था हजारों सालों से चलती आई, उस कारण और अलग अलग धार्मिक परंपराओं के कारण अलग अलग परंपराएं हम निभाते आए। भारत जैसे देश में स्त्रियों को सीखने का अधिकार नहीं, हजारों सालों से नहीं। अंग्रेज इस देश में आए, यहां जैसे ब्राह्मणों के अलावा या फिर क्षत्रियों के अलावा किसी को भी सीखने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार प्राप्त होने के लिए प्रयास होने शुरू हुए। अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा खुली की। उसमें से कई अलग अलग जातियों के लोग सीखने लग गए। उनको अलग अलग प्रकार के विषमताओं को फेस करना पड़ा। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण, उनमें उनको क्लास में बिठाया जाता था, लेकिन क्लास के बाहर बिठाया जाता। टीचर्स लोग बाकी विद्यार्थियों को छड़ी से मारते थे, लेकिन बाबा साहब को छड़ी से नहीं मारते थे, क्योंकि बाबा साहब को स्पर्श हुआ तो फिर उनको नहाना पड़ेगा, क्योंकि वो अस्पृश्य है। इसलिए उनको मिट्टी के ढेले फेंकर मारे जाते थे। तो ये सभी विषमताओं को फेस कर 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 अलग अलग जातियों के लोग पढ़ने लग गए। अलग अलग जातियों के लोग पढ़ने लगे, स्त्रियों ने पढ़ना चाहिए। लेकिन भारतीय परंपरा में और मनुस्मृति के आदेश के अनुसार स्त्रियों को पढ़ने की मनाही है, ब्राह्मण स्त्रियों को भी पढ़ने की मनाही है। ऐसी स्थिति में ज्योतिबा फुले जी की पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने प्रयास करना शुरू किया। खुद पढ़ी, उनके पति ने उनको पढ़ाया, और उसके बाद में उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। तो वो स्कूल में जाती थी, तो जाते समय एक एडिशनल साड़ी वो साथ में लेकर जाती थी, जिसको पातळ कहते हैं, बड़ी साड़ी होती है। क्योंकि जाते समय उसके शरीर पर क्या डाला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। स्कूल में पहुंचने तक उसकी पूरी साड़ी की साड़ी गंदी हो जाती थी। फिर ये पातळ बदलकर वो दूसरी पातळ पहनकर स्त्रियों को सिखाती थी। उसको वेश्या कहा जाता था, उल्टा कहा जाता था। और उस जमाने के जिन लोगों ने इसका विरोध किया, उसमें खासकर बड़े पैमाने पर ब्राह्मण लोग थे। आगे चलकर उन्हीं की स्त्रियां सबसे ज्यादा सीखी, फिर बाकी जमात की भी स्त्रियां सीखने लग गई, और पूरे भारत की स्त्रियां सीखने लगी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि परंपरा और परंपरा के साथ में आने वाले बदलाव एक दीर्घ प्रक्रिया। ये दीर्घ प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाते हैं। कुछ लोग इन बदलावों की प्रक्रिया में शरीक होते हैं। जो शुरुआत में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसमें शरीक होते हैं, दोनों को बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ती है, और इन तकलीफों को सहते सहते आगे बढ़ना पड़ता है। ये बात अगर हम ठीक ढंग से समझ ले, तो इस सवाल की तरफ हम अलग एंगल से देख पाएंगे। मुस्लिम स्त्रियों में घूंघट की परंपरा रही है।
खास कर राजस्थानी मारवाड़ी स्त्रियों में ये परंपरा बहुत ही कड़ी रही। यानी यहां तक कहा जाता है कि 2 साल का अगर पराया बच्चा है तो उसके सामने भी घूंघट रखना चाहिए, 60 साल की बुरी। यहां तक की परंपरा रही। ये परंपरा आज भी कुछ जगहों पर कायम है। लेकिन ये परंपरा जिस समाज में आज भी कुछ जगहों पर कायम है, उन्हीं की लड़कियां, अगर आप मुंबई में देखो, पुणे में देखो, तो बिल्कुल घूंघट नहीं निकालती। मॉडर्न वेश में होती है, इंजीनियर बनती है, डॉक्टर्स बनती है, आर्किटेक्ट्स बनती है, नौकरियां करती है। तो हर समाज में ये बदलाव आ रहे हैं। आप अगर किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाओ तो सबके ड्रेस एक होते हैं। उसमें आप जब नाम पूछोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये लड़की मुस्लिम है, ये लड़की क्रिश्चियन है, ये लड़की हिंदू है। अगर आप नाम नहीं पूछोगे तो कोई भी रिनाउंड कॉन्वेंट हाई स्कूल होगा, चाहे वो पुणे का हो, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे किसी बड़े शहर का हो, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये स्त्री, लड़की स्कूल में पढ़ने वाली कौन से धर्म की। इसका मतलब कई आधुनिक मुस्लिम लोगों ने हिजाब के बगैर स्कूल में पढ़ना सीख लिया। बिंदी लगाए बगैर स्कूल में जाना हिंदू लड़कियों ने सीखा है। और कोई भी क्रिश्चियन तरीके की कोई भी चीज न रखकर स्कूल में जाना क्रिश्चियन लड़कियों ने सीखा है। तो ये परिवर्तन कुछ लोगों में आ रहा। जैसे आज मारवाड़ी, राजस्थानी स्त्रियां, गुजरात की स्त्रियां एकदम आधुनिक कपड़ों में दिखती है, उसी प्रकार वो घूंघट में भी दिखती है। उसी जात की, उसी जमात की, उसी प्रदेश की। तो ये दोनों तबके हमारे समाज में हैं। अभी आपके सामने ये सवाल है कि जो स्त्रियां घूंघट ओढ़ती है, जो आज भी मानती है कि पर पुरुष ने हमारा चेहरा नहीं देखना चाहिए, ऐसे स्त्रियों को हम सीखने का अवसर देने वाले हैं या नहीं देने वाले? बिल्कुल नहीं। सीखना होगा तो घूंघट उतार के आओ, नहीं तो घर में बैठो। ये अगर सावित्रीबाई ने किया होता तो क्या हमारी स्त्रियां कभी पढ़ पाती? आज मेरी माँ पढ़ी लिखी है, सभी बहनें पढ़ी लिखी हैं, आसपास की सभी बेटियां पढ़ी लिखी है। क्या ये परिवर्तन हो पाता? तो इसलिए परिवर्तन के मुद्दे की तरफ आपको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। मैंने डेलिबरेटली ये सभी उदाहरण पहले हिंदुओं के लिए। आज भी हिंदू समाज पूरी तरह से बदला हुआ नहीं है। आज भी ऐसे हिंदू लोग हैं, बड़े पैमाने पर है, कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। इसीलिए हमारे देश में नारा लगाना पड़ता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। क्यों नारा लगाना पड़ता है? पुणे मुंबई में देखिए आप, कितनी लड़कियां पढ़ती है, मॉडर्न ड्रेस में रहती है। हाँ, लेकिन वही महाराष्ट्र में एक छोटे देहात में लड़कियों को भेजा नहीं जाता। उम्र में आने के बाद में ये लड़की कुछ गड़बड़ी करेगी, खानदान का नाक कटा देगी, इसलिए उसको भेजा नहीं जाता। कई कारण होते हैं उसके पीछे। लड़कियों को पढ़ा कर क्या करना है, आखिर में जाकर बच्चे संभालना है, यहां से लेकर कई विचार आज भी कायम। लेकिन गए 100 सालों में इसमें बहुत परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन होते समय लोगों ने इस ढंग के बर्ताव नहीं किए।
इस ढंग की शर्तें नहीं रखी। जितना लोग बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं, उनको प्रोत्साहन देते गए और आगे बदलाव हो इसके लिए प्रयास करते गए। तो वही बात हमें हिजाब के बारे में सोचनी है। ये जो कर्नाटक में सब कंट्रोवर्सी निर्माण हुई, ये केवल पॉलिटिकल स्टेप है। जो भी हिस्ट्री अभी तक बाहर आई है, जिस स्कूल से इसकी शुरुआत हुई, उस स्कूल में काफी दिनों से लड़कियां, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल में काफी दिनों से लड़कियां हिजाब पहनती थी। अब हिजाब यानी क्या? जो चुनरी होती है, ओढ़नी होती है, वो अपने सिर पर लपेटती थी। ये सालों साल चल रहा था। वो लड़कियां स्कूल में आ रही थी। एक दिन आपको याद आता है कि स्कूल का यूनिफॉर्म ये है, आप उनका प्रबोधन नहीं करते हो, उनके साथ में बातचीत नहीं करते हो, उनके मन में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करते हो, उनके पेरेंट्स की मीटिंग नहीं लेते हो, और एक दिन अचानक ये नियम लागू करते हो। और ये नियम अमल में लाने के लिए फिर भगवाधारी कुछ वहां आकर गड़बड़ी करना शुरू करते हैं। और फिर आप शर्त रखते हो कि ये स्त्रियां हिजाब पहनेंगी तो फिर हम केसरी दुपट्टे पहनकर आएंगे। लड़कियां केसरी दुपट्टे पहनेंगी, वो बिल्कुल स्कूल के ड्रेस कोड की तरफ ध्यान नहीं देगी, और लड़के भी फिर दुपट्टे डालकर आएंगे। तो ये कोई परिवर्तन की बात? इस ढंग की परिवर्तन करने की कोशिश अगर सावित्रीबाई फुले से लेकर, ज्योतिबा फुले से लेकर, अंबेडकर जी से लेकर सभी जो समाज सुधारक हमारे देश के उन्होंने की होता, तो कुछ भी बदलाव हमें नहीं हो। बदलाव हमेशा धीरे धीरे। हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, ये महत्व का हिस्सा। हिजाब पहनने का मैं यहां बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैं तो स्त्रियों के किसी भी परतंत्रता का समर्थन नहीं करता। मैं तो ये भी मानता हूं कि स्त्रियों ने बिंदी क्यों लगानी चाहिए, मंगलसूत्र क्यों पहनना चाहिए। भाई मैं पुरुष हूं तो मैंने शादी की, नई शादी की, इसका कोई किसी को लेना देना नहीं। मुझे मेरे नाम से पहचाना जाता है, मेरे चेहरे से, मेरे शरीर से पहचाना जाता है। तो स्त्री को भी उसके शरीर से, उसके चेहरे से, उसके नाम से पहचानना चाहिए। ये सौभाग्यवती है, कुमारी है, और क्या है, विधवा है, इसके प्रतीक के लोडने लेकर उसने क्यों चलना चाहिए? विधवा है तो उसने बिंदी नहीं लगाने की, लगाने की तो हरी लगाने की, लाल लगाने की है तो फिर वो कुमारी का हो सकती है, कुमारी का है तो उसने छोटी बिंदी लगानी है, विवाहित है तो उसने बड़ी बिंदी कुमकु लगाना है, कुमकुम। क्यों भाई ये फर्क? मैंने कॉलेज में पढ़ा है। अब मेरे कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां भी आती थी, क्योंकि नेर परसोबंद ऐसा गांव है कि जहां मुस्लिम लड़कियां हैं, यानी मुस्लिम लोग हैं काफी। मुस्लिम लड़कियां भी आती थी, हिंदू लड़कियां भी आती थी। अब तो कॉलेज में तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता। कई हिंदू लड़कियां बड़ी बड़ी बिंदियां लगाकर आती थी, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। कुछ लड़कियां छोटी बिंदी लगाती थी, कुछ लड़कियां बुर्का पहनकर आती थी। अब बुर्का पहनकर आने वाली लड़कियां क्लास में आने तक बुर्का पहनती थी। मेरे क्लास में जिस ढंग का वातावरण होता था, उसमें वो बुर्का नीचे निकाल निकाल लेती थी। मैंने कभी उनको कहा नहीं कि बुर्का निकाल, लेकिन वातावरण ही इस ढंग से निर्माण किया कि वो क्लास में बुर्का पहनकर नहीं बैठती थी।
और बाकी मेरे टीचर्स को बड़ा आश्चर्य लगता था, क्योंकि उनके क्लास में वो बुर्का नहीं उतारती थी। तो आपको उस ढंग का वातावरण निर्माण करना पड़ेगा कि जिसमें वो बदलाव को स्वीकार। यहां अगर हम डर पैदा करेंगे, कंपल्शन करेंगे, तो उसका परिणाम ऐसा होगा कि और वो शेल में जाए, उनकी एजुकेशन बंद हो सकती है, क्योंकि माँ बाप तो इतने आधुनिक विचारों के नहीं बने। जिन मुस्लिम लड़कियों के माँ बाप आधुनिक विचारों के बने हैं, उनकी लड़कियां कॉन्वेंट में जाकर नहीं हिजाब पहन कर आती। सवाल उनका है ना कि जिनके माँ बाप अभी तक इतने आधुनिक नहीं बने, वे लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल में आती है ना, तो वो कोई पूरी तरह से तो ड्रेस कोड नहीं नकारती। ड्रेस कोड तो वही होता है, वही दुपट्टा केवल ऊपर में लपेटती है। उसको क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? अरे हमारे देश ने अधिकृत तरीके से सिखों की पगड़ी स्वीकारी है ना। सिख पुलिस में होते हैं तो उनको कंपलसरी पगड़ी पहनने का अधिकार होता है, जबकि पुलिस के ड्रेस कोड में बिल्कुल बैठती नहीं पगड़ी। सैनिकों के ड्रेस कोड में पगड़ी नहीं बैठती है। लेकिन हमने सैनिकों के क्षेत्र में भी, सैन्य क्षेत्र में भी, पुलिस क्षेत्र में भी अपवाद किए हैं ना। उसके लिए सिखों को लड़ाइयां लड़नी पड़ी। स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड होते हैं, लेकिन सिख बच्चे पगड़ी पहन कर आते हैं। अब मेरे स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो हमारे स्कूल में टोपी थी, गांधी टोपी व्हाइट। हालांकि स्कूल आरएसएस का था, लेकिन ड्रेस कोड में टोपी थी, तो हम टोपी पहनकर जाते थे। सिख बच्चे पगड़ी पहनकर आते थे। कभी तो हमने आग्रह नहीं रखा कि सिख बच्चों ने बिल्कुल अपने बाल कटा कर आने चाहिए, क्या लड़की जैसे बाल रखते हैं। उन्होंने पगड़ी पहननी नहीं चाहिए, टोपी पहननी चाहिए। अगर ऐसा आग्रह रखते तो सिखिस्तान कब का बन जाता। वो भारत को अपना देश नहीं समझ पाते, जबकि सैन्य में सबसे ज्यादा सिखों की भर्ती होती। तो इन सब चीजों को हमको समझना। ड्रेस कोड का आग्रह क्यों होता है? ड्रेस कोड का आग्रह इसलिए होता है कि सभी बच्चे समान हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में कितनी लड़कियां बिंदी पहनकर आती है? क्या हमने कभी उनको बिंदी पहनने के लिए मनाही की? चूड़ियां पहनने के लिए मनाही की? तो हिजाब पहनने के लिए हम कैसी मनाही कर सकते? क्या ड्रेस कोड का हिस्सा है बिंदी पहनना, बिंदी लगाना? क्या ड्रेस कोड का हिस्सा है? नहीं है ना। उसमें जो लड़कियों की शादी हुई होगी, क्योंकि ये कॉलेज है जिसके बारे में ये सब शुरू हुआ, 11वीं 12वीं की भी लड़कियां हैं, तो कई 11वीं 12वीं की लड़कियों की शादी हुई होगी, उन्होंने मंगलसूत्र पहना होगा। क्या कभी स्कूल ने कहा कि मंगलसूत्र नहीं पहना जा सकता है? तो फिर हिजाब का आग्रह क्यों? हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ये केवल पॉलिटिक्स है और बहुत गंदा, अमानुष और इंसानियत के लिए बहुत ही तकलीफ देह ये पॉलिटिक्स। ये इंसान को तोड़ने वाला पॉलिटिक्स। इक्वेलिटी का आग्रह होता है, इसलिए ड्रेस कोड स्कूल में होता है। तो भाई गरीब बच्चे हो चाहे अमीर बच्चे हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, सभी एक लगने चाहिए। ये आदर्श कल्पना, उस दिशा में हमने प्रयास करने चाहिए, लेकिन कंपल्शन करने की आवश्यकता नहीं।
एजुकेशन ये प्राथमिक है, पहले उन बच्चियों को मिलना चाहिए। इस दृष्टि से हम देखेंगे तभी इस सवाल का हल निकल पाएगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं स्त्री के इक्वालिटी का समर्थक हूं, सभी अर्थों में। स्त्री ने कोई भी दुय्यम स्थान अपने जीवन में स्वीकारना चाहिए, यह मुझे मान्य नहीं। अगर कोई स्त्री बिंदी पहनती है सौंदर्य के लिए तो अच्छी बात, लेकिन जो पहले बिंदी पहनती थी छोटी सी, वो शादी होने के बाद में बड़ी बिंदी पहनने लग गए, जो उसके शायद चेहरे को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अब उसने शादी की है, या फिर उसने मंगलसूत्र पहनना चाहिए कंपलसरी। तो ये कंपल्शन भी नहीं होना चाहिए। किसी को अगर मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है क्योंकि वो अच्छा दिखता है तो पहने, फिर जिसकी शादी नहीं हुई वो भी पहने, लेकिन वो बेचारी हिम्मत नहीं कर सकती क्योंकि बाकी के लोग समझेंगे इसकी शादी हो गई। तो इन प्रतीकों की भी क्या आवश्यकता है? और सीधी सी बात है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जहां ड्रेस कोड होते हैं, वहां पर अगर इन चीजों की पाबंदी नहीं है तो हम हिजाब के कंपल्शन की पाबंदी कैसे लगा सकते? ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इक्वेलिटी का मतलब ये नहीं है हमारी। इक्वेलिटी का मतलब हमारे यहाँ सबको समान अवसर देना चाहिए, ये कानून के सामने और जो हर चीज के सामने सब समान होने चाहिए, ये मतलब है उसका। तो इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, कानून का मतलब क्या होता है, ड्रेस कोड के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, इन सब चीजों का विचार कर कर ही, लेकिन प्रधानता स्त्री के एजुकेशन को, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इसको होना चाहिए। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मैंने पूरी तरह से आपके सामने रखा है। सीधी सीधी बात है कि ये पॉलिटिक्स है, और ये जो पॉलिटिक्स है कि इस देश से मुस्लिमों को अलग करना और उसके आधार पर मुस्लिमों के द्वेष के आधार पर हिंदुओं को एक करना। जो हिंदू समाज जातियों में बटा है उसको हिंदू के नाम पर एक करना, कंसोलिडेट करना और उसके आधार पर अपनी सत्ता हस्तगत करना, ये उद्देश्य जो लोग रखते हैं उनके ये कारनामे, और ये कारनामे हमने ठीक ढंग से समझ लेने चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान को जोड़ने वाले नहीं है, तोड़ने वाले। ये वे लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ में थे, अंग्रेजों के जमाने, जो कभी इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुए। मैंने केवल अंग्रेजों के साथ थे इतना कहा है, तलवे चाट रहे थे ऐसा नहीं कहा, लेकिन करीबन स्थिति वही थी। ये वे लोग, अगर इस देश में गांधी जैसे नेहरू जैसे लोग नहीं होते, अंबेडकर जैसे लोग नहीं होते, तो इतनी समानता देने वाली कॉन्स्टिट्यूशन कभी पैदा नहीं होती, और हमें कम से कम 2000 सालों बाद जो स्वतंत्रता मिली है, इक्वेलिटी मिली है, फ्रेटर्निटी मिली है, और उसके साथ में जस्टिस मिलने की अपेक्षा है, ये जो चार तत्व है, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, इसके आधार पर हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है। कई हजार सालों बाद हमें ये जो अधिकार मिला है, ये अधिकार छीनने वाले ये लोग हैं, ये हमने समझ लेना चाहिए। ना इनका लोकतंत्र पर विश्वास है, ना इनका इक्वेलिटी पर विश्वास है। ये चातुर्वर्ण्य को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं और उन्होंने राज करना चाहिए ऐसे मानने वाले ये लोग हैं। बोलने के लिए चाहे किसी भी बात का उपयोग करते हैं। वो केवल हिंदुओं के नाम पर संगठन करना चाहते हैं क्योंकि सत्ता पाना चाहते हैं।
और इस देश के जो मुस्लिम लोग हैं उनको पूरी तरह से अलग थलग करना चाहिए। जिस देश में करीबन 18 से 20% आबादी मुस्लिमों की है, या फिर 15 से 17% आबादी मुस्लिमों की है, करीबन 18 करोड़ लोग मुस्लिम हैं, उस देश का कैसे विकास हो पाएगा? इस लोगों को, इतने लोगों को अलग थलग कर कर हम रख लेंगे। इस देश की विकास प्रक्रिया का वो अभिन्न हिस्सा बने बगैर कैसे इस देश का विकास हो? और ये मुस्लिम लोग कौन है? कहां से आए? अरबस्तान से आए? कहां से आए? कितने आए बाहर से? अफगानिस्तान से, अरबस्तान से, कहां से, कितने आए? और कितने उनके वंशज? ये मुस्लिम लोग तो इसी देश में पैदा हुए। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जिनको इंसान कर कर जीने का अधिकार देने के लिए हम तैयार नहीं, जो अस्पृश्य कहलाते, निचली जाति के कहलाते, उनमें सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ है, उसमें से ज्यादातर लोग मुस्लिम बने। तो ये हमारे जाति संस्था के पापों का परिणाम है। ये यही भारतीय लोग, हमारे ही रिश्तेदार, सबका डीएनए एक है। अगर इस देश को शांति से जीना है, इस देश का विकास करना है, तो हमें सबको एक दूसरे के साथ में आनंद से, भाईचारे से जीना सीखना चाहिए। और इतने सालों से हम ये कोशिश करते आए, इसी को हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, बंधुता कहते हैं। चाहे सामने का व्यक्ति किसी जाति का हो, अलग जाति का हो, अलग धर्म का हो, अलग पंथ का हो, फिर भी वो हमारा भाई है, बंधु है। ये मानने को ही फ्रेटर्निटी कहा जाता है ना। वही हमारे संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन का आधार भी है। इसलिए हमें सबको साथ में लेकर चलना सीखना चाहिए। मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूं, ये पॉलिटिक्स करने वाले, ये जो तोड़फोड़ का पॉलिटिक्स करते हैं, विभाजन का पॉलिटिक्स करते हैं, उनको, भाई ये समस्या आप कैसे सुलझाओगे? 18 करोड़ मुस्लिम, आप अगर उनको अलग थलग करोगे, उनका जीना दुभर करोगे, तो ये संख्या साधारण नहीं है, छोटी सी नहीं है। 18 करोड़ तो कई देशों की संख्या नहीं है पूरे दुनिया में। ऊपर के 20 देश निकाल लिए तो बाकी सब देश 18 करोड़ के नीचे के। तो इतनी बड़ी संख्या का आप करोगे, और इतनी बड़ी संख्या को आप अगर कॉर्नर पर धकेलते जाओगे, धकेलते जाओगे, धकेलते जाओगे, और उनके लिए इस देश में आनंद से जीने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, और इन्होंने अगर देश विरोधी कृतियां करना शुरू किया, तो इस देश का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? ये 18 करोड़ मुसलमान में ज्यादातर 99% लोग ये इस देश को अपना देश मानते हैं, शांति से जीते हैं, इसीलिए भारत शांति से जी रहा है इतने सालों से। ये कभी भूलो मत। मुसलमान यानी गद्दार, पाकिस्तानी, ये शब्दों का उपयोग करते समय हमको 1000 बार सोचना चाहिए कि इतने बड़े तबके ने अगर गलत ढंग से व्यवहार करना शुरू कर दिया तो इस देश का क्या होगा? हमारे पूरे मिलिट्री की संख्या कितनी है? पूरे भारत के पुलिस की संख्या कितनी है? 18 करोड़ के सामने ये टिक पाएगी क्या? कभी ये सवाल हमने पूछे हैं? ये देश इतना शांतिपूर्ण तरीके से विकास करते आया, इस देश में इतने सालों से लोकतंत्र टिका है, इसमें 18 करोड़ तबके का कोई हिस्सा नहीं है। इनका हिस्सा नहीं होता तो कभी ये टिक पाता? सभी अगर ये अतिरेकी होती है तो ये संभव था, टेररिस्ट होते तो ये संभव था। कभी तो शांत दिमाग से हमने सोचना चाहिए।
इसलिए ये विभाजन का पॉलिटिक्स पूरे देश को लेकर डूबने वाला पॉलिटिक्स। गांधी, विनोबा, ये सब शांति मार्ग की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन ये केवल हमारे कुछ लोगों का कहना नहीं है, हमारे पूरी स्वतंत्रता आंदोलन का ये हिस्सा था। और इसीलिए ये देश इतने शांति से इतने सालों तक लोकतंत्र के साथ जीते आ रहा। ये नींव गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन ने, तिलक का भी उसमें हिस्सा है, बाकी कई लोगों का हिस्सा है, उन लोगों के शांतता आंदोलन ने, अहिंसक शांततापूर्ण स्वातंत्र्य संग्राम ने ये नींव डाली है। इस नींव को उखाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं और ये हिजाब का आग्रह उसका प्रतीक है। इस षड्यंत्र को हमने समझ लेना चाहिए। कोई अगर अस्पृश्यता का पालन करता है तो उसके खिलाफ हमने खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है। अब कुछ लड़कियां स्कूल में अपना सिर ढकती है, इसमें कौन सा मानवता का अपमान होता है भाई? इसमें क्या इतनी बड़ी बात है कि जिसका हम इतना बवाल बना रहे हैं? बाकी तो वो ड्रेस वही पहनती है ना जो लड़कियों के लिए ड्रेस कोड का हिस्सा है, गले के बजाय केवल ऊपर में लपेटती है। तो क्यों इतना हमने ऑब्जेक्शन कर? फिर कई सवाल खड़े हो गए कि स्कूलों में फिर वो सरस्वती पूजन होता है, वो क्यों होता है? उस स्कूल में तो लड़कियां भी सीखती है ना। कई गवर्नमेंट स्कूलों में सरस्वती पूजन होता है, तो क्यों होता है? क्रिश्चियन लड़कियां भी होती है, लड़के होते हैं, मुस्लिम लड़के लड़कियां भी होती है, सिख भी होते हैं। कोई उसके बारे में बहुत बड़ा बतंगड़ बनाने की इसमें नहीं पड़ता है, जाने दो। एक बार ऑडिट ढंग से शुरू करेंगे तो सभी चीजें तहस नहस हो। फिर योगा क्यों सिखाया जाता है, ये भी सवाल खड़ा हो। कई ऐसे सवाल खड़े हो जिनको मान्य नहीं है, उन्होंने छोड़ देना चाहिए। जिनको मान्य है उन्होंने स्वीकारना चाहिए। ये इस ढंग से सोचेंगे तो ही हम बहुत अच्छे ढंग से जी पाएंगे, एक दूसरे के साथ जी पाएंगे और इस देश का विकास कर पाएंगे। नहीं तो ये देश तोड़ने वाले लोगों के साथ में हम हो जाएंगे तो हमारे देश में, देश तो टूटेगा नहीं टूटेगा, लेकिन इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। और 2000 सालों के बाद पहली बार हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो भी हमसे छीनी जाएगी। इस बात को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ये हिजाब प्रकरण, ये उस दिशा में ले जाने वाला प्रकरण है, ये हमने बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए।